हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से इकोनॉमिक्स की बुक से पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स की बुक के 2 चैप्टर कराए हैं, एक अपना स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और दूसरा पीपल एज रिसोर्सेज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए पूरी बुक इंपॉर्टेंट होती है। हम इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, जल्द ही हम चौथे पे आएंगे और इकोनॉमिक्स की बुक को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये भी हमारा छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर बहुत अच्छा है, एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉलेजेबल है और आज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का टॉपिक, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि इससे जो पहले चैप्टर मैंने आपको कराए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी की मीनिंग क्या होती है। पॉवर्टी, देखो बच्चों, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी कैसी, जब हम अपनी डेली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते ना, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, तो हम क्या है, पॉवर्टी वाली कंडीशन में है। इंडिया में बहुत से लोग हैं, दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो अपनी डेली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो किस में आते हैं, पॉवर्टी में आते हैं। पॉवर्टी मीन्स जब हम अपनी डेली जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, खाना नहीं ला पाते, कपड़े नहीं पहन पाते और साथ साथ हम रहने के लिए अपना कोई जुगाड़ नहीं कर पाते, तो इसका मतलब हम किस कंडीशन में है, पॉवर्टी की। इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के अंदर ये चैलेंज बना हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट हैव इनफ इनकम और रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। यही बात मैंने आपको बताई, वो कंडीशन जब एक पर्सन अपनी डेली जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, उसके पास खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते, शेल्टर नहीं होता, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पाता और साथ साथ अच्छी हेल्थ केयर भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, अपने लिए भी वो हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो वो कंडीशन होती है हमारी पॉवर्टी की। अब हम किसे पॉवर्टी में माने, किसे पॉवर्टी में नहीं माने, ये भी कंडीशन होती है। अब इसके लिए क्या होता है, हर एक देश अपने यहाँ पे एक फिक्स चीज करता है, लाइक किस पर्सन को पॉवर्टी में माना जाएगा, किसे पॉवर्टी में नहीं माना जाएगा, उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा। देखो पहले हम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखते हैं। निर्धनता रेखा क्या होती है, लाइक मैंने कहा इनकम के बेस पे, इनकम के बेस पे होती है, कैलोरीज के बेस पे होती है, मैं उसको आपके लिए आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बता दूं आपको। यहाँ पे एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू मीट इवन द मिनिमम बेसिक नीड्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, बेसिक चीज बिल्कुल नहीं है, खाना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कपड़े सही से नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ है ही नहीं, हेल्थ केयर के नाम पे अप्रोच ही नहीं है कि हम हेल्थ केयर को क्या कर सके, ले सके। दूसरी होती है हमारी रिलेटिव पॉवर्टी, व्हेन सम पीपल लिव विद द मच लेस इनकम एंड फैसिलिटीज कंपेयर टू द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। हर एक सोसाइटी के अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम रहते हैं, क्या हम खाते हैं। एक हो गई हमारी एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल ही बुरी कंडीशन, खाना है ही नहीं, कपड़े है ही नहीं। एक होती है मतलब इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है और खर्चे हमारे क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर फूड है तो क्लोथिंग ठीक से नहीं होगी, अगर हमारे पास सब कुछ है तो एजुकेशन में दिक्कत होगी, हेल्थ केयर ठीक से नहीं ले पाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इनकम क्या होती है उस केस में, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो दो टाइप्स मैंने आपको बताया पॉवर्टी के, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसका मतलब बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास पैसा ही नहीं है और हम अपने लिए बेसिक चीजों को नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, पैसा है, पैसा इतना कम है कि उससे काम ही नहीं चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं कि वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और साथ साथ नोट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आप बस देख के चले जाए काम बन जाएगा, नहीं, आप इसे पॉज करके इसे क्या कर सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे बढ़िए, इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा और आपके एग्जाम में आप लिख कर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बना के रखता हूं यहाँ पे। ये वो होते हैं जो एग्जाम में अगर आप लिख कर आते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप नोट जरूर करिए और साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि आप तक जानने वाले तक पहुंचे और भी बच्चे इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। पॉवर्टी लाइन, जैसा मैंने बताया हर एक देश एक फिक्स चीज रखता है पॉवर्टी लाइन, कि कौन गरीबी रेखा में माना जाएगा, कौन गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा। जैसे कि द गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कॉल्ड पॉवर्टी लाइन।
मीन्स सरकार ने फिक्स कर दिया कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। इंडिया में क्या होता है ना, दो चीज़ों पे होता है, एक तो इनकम पे, दूसरा कैलोरीज पे। अब ये कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज होती है जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिलने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीज बोलते हैं। आप कोई भी पैकेट फूड लीजिए, पैकेट फूड में बिस्किट लीजिए, चिप्स लीजिए, उसके पीछे आपको लिखा मिलेगा एनर्जी, कैलोरीज, ठीक है? उसके बेस पे देखो क्या होता है, पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कंसिडर्ड पुअर। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर बोलते हैं। जो ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? कि बंदा अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, ठीक है? फैक्टर्स यूज टू सेट द पॉवर्टी लाइन मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कैलोरीज, जैसे मैंने आपको बताया कैलोरीज के बेस पे होती है। अब ये भी होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम किसे गरीब माने, किसे गरीब ना माने। तो इसके दो केस होंगे, एक इनकम के बेस पे बताऊंगा आपको, दूसरा कैलोरीज के बेस पे। पहला हम देखते हैं कैलोरीज के बेस पे। इंडिया में अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया मतलब ऐसा गांव का एरिया जहां पे मोस्टली क्या होती है? खेती वगैरह होती है। तो वहां पे जो पर्सन एक दिन की 2400 कैलोरी कंज्यूम करता है, 2400, तो उसे पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाता है, नीचे उसको नहीं माना जाता। और वही अगर हम शहर में रहते हैं तो हमें 2100 कैलोरीज चाहिए। अब शहर में 2100 क्यों चाहिए? क्योंकि गांव में रहने वाला पर्सन जो होगा ना वो मेहनत ज्यादा करता है, वो खेती करता है, हल चलाता है, तो उसकी मेहनत क्या होती है? ज्यादा होती है। हम क्या शहर में रहते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, तो हमारे लिए 2100 कैलोरीज को क्या किया गया है? सेट किया गया है। अगर हम शहर में रहते हैं तो 2100 कैलोरी ले रहे हैं तो हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर हम गांव में रहते हैं 2400 कैलोरी ले रहे हैं तो उससे हम क्या है? ऊपर है। अगर इससे हम कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो हम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है? ये कब हो पाएगा? जब हमें 3 टाइम का खाना प्रॉपर मिलेगा। 3 टाइम का खाना प्रॉपर मिल रहा है तो इसका मतलब हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। In India, poverty is measured using the minimum calories intake, minimum consumption of expenditure, minimum calorie requirement। रूरल एरिया में 2400 बताई मैंने आपको और अर्बन में 2100 बताई, ठीक है ना? लाइक अब मैं आपको इनकम के बेस पे बताता हूँ। मैंने आपको इनकम के बेस पे मेंशन नहीं किया, मैं आपको इनकम के बेस पे बताता हूँ। देखो ये डेटा बहुत पुराना है जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको मतलब बेसिक डेटा के हिसाब से बताऊंगा। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम मंथली 816 रुपए है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ये बहुत कम इनकम लग रही है देखने में और रियलिटी में बहुत कम भी है। 850 रुपए का तो सिलेंडर है, 853 रुपए का, और महीने की 816 रुपए की इनकम बोल रहा है। एवरेज बात करूं तो एक दिन का अगर आप गांव में रह के 27 रुपए कमाते हैं तो आप क्या है? पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। पता नहीं कैसा डाटा है, ये बहुत ज़्यादा कम भी लगता है। और प्रेजेंट डेटा की बात करें तो इसको 972 कर दिया था, 972 के बाद अभी हाल फिलहाल में इसको 1632 पे लेकर आए हैं महीने का। 1632 रुपये के कमाते हैं तो ऐसा आप गरीब नहीं है एसबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग, एसबीआई, ठीक है ना? और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में रहते हैं, और अगर आप एक महीने के 1407 रुपये कमाते हैं, 1407 रुपये, एवरेज कितना आएगा हमारा? शायद 33 रुपीज़ के आसपास आएगा, 33 37 के बीच में आएगा। अगर आप इतना कमाते हैं तो आप गरीब नहीं है। गरीब बोले तो पॉवर्टी लाइन में, सरकार के अकॉर्डिंग आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम कैलोरीज को देखें तो कैलोरीज कहीं ना कहीं हमारे को समझ आती है, हाँ यार 2400 और 2100 फिक्स मान के चला, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकम को देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, 816 रुपये। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं, अगर मैं ग्लोबली देखूं कि ग्लोबली क्या सेट कर रखी है इनकम, ग्लोबली के अकॉर्डिंग दुनिया भर में जो इनकम सेट की गई है, अगर कोई पर्सन एक दिन का 1.9 डॉलर कमाता है, 1.9 डॉलर एक दिन का, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और अगर मैं 1.9 डॉलर्स को अराउंड करूं रुपीज में तो ये कम से कम 185 रुपीज बैठता है, सॉरी 175 रुपीज बैठता है। एक दिन का 175 रुपीज ग्लोबली है ये। 175 के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 5000 से महीने के ऊपर हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डेटा कम है। 816 कमा रहे हो अगर गांव के एरिया में तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, अगर 816 से कम कमा रहे हो तो नीचे हो। वही शहरों में 972 के आसपास, ठीक है ना, और 1407 के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? पैसों के अकॉर्डिंग कम है। और ग्लोबली सिनेरियो क्या बताया मैंने आपको, अगर कोई पर्सन एक दिन में 1.9 डॉलर कमाता है
तो वो गरीब नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, आप इसको ऐसे ही मेंशन करके आ सकते हैं, एक कैलोरीज बेस पे और मैंने आपको यहां बताया इनकम के बेस पे, तो इसको आप मेंशन करके आ सकते हैं। अब बात आती है कि ये डेटा आता कहां से है, इस डेटा को हम कंज्यूम कैसे करते हैं। 5 साल में इसको कंज्यूम किया जाता है देश भर से, जिसको करने का काम है NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ऑफिस बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है, 5 साल में डेटा कलेक्ट करती है कि कितने लोग हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे गए हैं, कितने ऊपर आए हैं। एक डेटा मैं आपको बताता हूं, 2004 से लेके 2014 तक 27 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी से बाहर आए थे, पॉवर्टी से बाहर आए थे। और मैं अगर आपको 14 से 24 का डेटा बताऊं, वो भी कहीं ना कहीं यही बोलता है कि इतने ही लोग क्या आए हैं, पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे दिखता है कभी, ये हमें पता है, आपको पता है, आप जानते हो कि कितना हम गरीबों को देखते हैं। और एक डेटा ये भी कहता है कि इंडिया के अंदर भुखमरी बहुत है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम बहुत नीचे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो प्रेजेंट में इंडिया 130वें नंबर पर है 180 में से, जो कि बहुत बुरी कंडीशन है, श्रीलंका हमसे आगे है। ठीक है, तो NSSO क्या करता है, ये करता है सैंपल को कलेक्ट कि 5 साल में कितनी पॉवर्टी बढ़ी और कितनी पॉवर्टी घटी। द पॉवर्टी डेटा इज इंडिया कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ हमारा क्या, हम किस तरीके से इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इंडिया में पॉवर्टी के मेन कॉजेज क्या है। ये सारे कॉजेज है इंडिया में पॉवर्टी के, इंडिया में ये सारे क्या है, कॉजेज है पॉवर्टी के। किन कारणों से भारत के अंदर गरीबी है? पहला, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ऐसी कंडीशन जब पर्सन काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता। इसके बारे में मैंने आपको पीपल एज रिसोर्स में पढ़ाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत छोटी वीडियो है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, सैलरी नहीं है अच्छी, इनकम अच्छी नहीं है, ठीक है ना। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भाई बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है आज के टाइम में। हम लगभग 143.56 करोड़ के आसपास है। चाइना कितना है, 143.86 करोड़ होगा मे बी, शायद हमसे थोड़ा सा आगे ही है, बराबर ही हो सकते हैं, हम आगे भी हो सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन बड़ा ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह दिक्कतें बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोगों का नंबर क्या है, कम होता जा रहा है। कम क्या मतलब, लोग पढ़ नहीं रहे। मैं अगर 2011 का डेटा बताऊं, 2011 का डेटा, तो इंडिया के अंदर 74.04% पॉपुलेशन जो थी वो पढ़ी लिखी थी। क्या थी, पढ़ी लिखी। इतने लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे का मतलब कि हिंदी पढ़ना आती है, हिंदी बोलना आती है, हिंदी लिखना आती है, तो आप क्या है, पढ़े लिखे हैं। नॉनसेंस। पुअर हेल्थ, गरीबी के साथ साथ भाई गरीबी होगी तो क्या होगा, हेल्थ तक हमारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी हमारे को हेल्थ वाली, तो वही मेल न्यूट्रिशन, पूरा प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलेगा, पूरी बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, वेजेस बराबर नहीं मिलते। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे लोगों से भेदभाव किया जाता है। इनडेप्टनेस, लोग इस वजह से कर्जा लेते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काम तो हमारे देश में सरकार का है, लेकिन हमारे यहाँ रोड्स की हालत, स्कूल्स की हालत और हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, ये हम अच्छे से जानते हैं। रोड्स में हम सड़क पे स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, हम गड्ढे में गिर जाएंगे, हमारा काम फतेह। स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते ही नहीं है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो डॉक्टर्स का बिहेवियर, साफ सफाई कितनी अच्छी होती है आप अच्छे से जानते हैं। तो ये सारे कॉजेज है भारत के अंदर पॉवर्टी के, ठीक है ना। एक बुक के अंदर मेंशन कर रखा है ब्रिटिश की पॉलिसी, जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था, उनकी पॉलिसी भी मेंशन कर रखी है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब हमारे आज़ाद हुए 78 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, तो हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद आगे बढ़ जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, आगे एक होते हैं वल्नरेबल पीपल, जो सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में आते हैं, और ये सच भी है, भले ही हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। वल्नरेबल पीपल कौन से ग्रुप्स होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लाइक SC और ST, इनके साथ आज भी भेदभाव होता है, दलित्स वगैरह के साथ आज भी इनके साथ गलत बिहेव किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, गलत है।
रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, लाइक गांव में रहने वाले गरीब कौन होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन पे खेती करते हैं, तो वो गांव के अंदर रहने वाले गरीब है। शहर में अर्बन पुअर्स कौन कौन से होते हैं? जो डेली काम करते हैं, शाम को पैसे मिलते हैं, फिर खाना खाते हैं अपना। कॉबलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, जो डेली सुबह काम पे निकलते हैं, रात को अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, वो होते हैं अर्बन पुअर्स। क्या होते हैं? अर्बन पुअर्स। ठीक है भाई, ये भी क्लियर है अपना। अब हम कुछ यहाँ पे स्टेट्स की बात करेंगे कि किन स्टेट्स में ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी ज़्यादा है, और किन स्टेट्स में बहुत कम पॉवर्टी है, कम गरीबी है। सबसे अगर पॉवर्टी पूछे, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, तो हमारे दिमाग में छूटते ही बिहार आंसर आएगा कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? गरीबी है। मैंने इसको ऊपर ही मेंशन किया है। बिहार में अगर बात करूँ मैं, 33.76% पॉपुलेशन पुअर है। ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी। यहीं पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, लोगों का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। यहीं पे इन्फेनेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, यहीं पर क्या कहते हैं? गंदगी ज़्यादा है, यहीं पर चीज़ें सबसे ज़्यादा क्या है? खराब है। पता नहीं क्या हाल है बिहार के। फिर अपना यूपी वगैरह, और दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा क्या है? दो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जो सबसे ज़्यादा गरीब है। उड़ीसा अमीर बन सकता है, अमीर इन द सेंस कि वो अपने आप की गरीबी निकाल सकता है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें थोड़ी क्या हो जाती है? वहाँ के फंस जाती है। अगला है हमारा स्टेट्स विद लो पॉवर्टी, जहाँ गरीबी बहुत कम है। सबसे दिमाग में आएगा जहाँ गरीबी कम है, केरला। केरला ने 2025 के अंदर एक डेटा शो किया था कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया है, मीन्स उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी खत्म कर दी है। उन जहाँ देखो बिहार में 33.76% लोग पुअर हैं, वहीं केरल के अंदर 0.7%, बस 0.7% लोग क्या है? गरीबी रेखा के पास है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये जो स्टेट्स हैं जिनमें कम गरीबी है, इन्होंने अपने यहाँ की गरीबी कम कैसे करी? इन्होंने पॉवर्टी के लिए क्या किया? ऐसा केरल ने बच्चों काम किया था ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है बच्चों जब वहां की गवर्नमेंट अपने लोगों पर इन्वेस्ट करती है। ये बात मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है? पीपल एज रिसोर्सेज के अंदर, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा ने बेटा एग्रीकल्चर पे काम किया है। किस पे काम किया है? एग्रीकल्चर पे। अपने यहाँ पे खेती को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इन्होंने अपनी गरीबी को थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा क्या कर दिया? कम कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने एजुकेशन पे फोकस किया है भाई, और आपको ये भी पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश ने 199% के आसपास लिटरेट स्टेट बन चुका है, मतलब इसने अपने यहाँ की जनता को प्रॉपर पढ़ा दिया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु भाई एक ऐसा स्टेट है जो मिड डे मील स्कीम लेके आया था। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम क्या होती है? जो बच्चों को खाना मिलता है, और ये स्कीम लेके आए थे वहाँ के नेता के कामराज। कौन लेके आया था? के कामराज। और साथ साथ इन्होंने पीडीएस सिस्टम पे भी काम किया था। आंध्र प्रदेश ने भी पीडीएस सिस्टम पे काम किया था। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन कार्ड के थ्रू लोगों को गेहूं चावल मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। दो तरह के राशन कार्ड होते हैं, एक होता है एपीएल। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, जो लोगों की इनकम सही है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। एक होता है बीपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसकी इनकम क्या है? कम है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। और मैं तो ये देखा है बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड उनके पास है जिनके पास 4-4 घर है। ये भी एक पता है, इंडिया का अलग ही सीन है, ठीक है। एक और याद रखना बेटा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने भी अपने यहाँ पे मोस्टली पॉवर्टी खत्म कर दी है, और इसने खत्म कैसे की है? लैंड रिफॉर्म से। किससे खत्म की है? लैंड रिफॉर्म से। अपने यहाँ पे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार किया है, और इन्होंने क्या किया है? अपने यहाँ पॉवर्टी को खत्म किया है। तो मैंने आपको क्या बताया? हाई पॉवर्टी वाले स्टेट और लो पॉवर्टी वाले। लो पॉवर्टी वाले में कैसे खत्म की है? किसने? केरला ने ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों को पढ़ाया। पंजाब हरियाणा ने एग्रीकल्चर पे काम किया। हिमाचल ने एजुकेशन पे फोकस किया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ने मिड डे मील स्कीम और साथ साथ पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ध्यान दिया। और वेस्ट बंगाल ने क्या किया है? लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो पाया है? गरीबी दूर हो पाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी पॉवर्टी स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। सरकार ने इसके लिए क्या किया है? सरकारों ने क्या क्या किया है? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है? कौन कौन सी स्कीम चलाई है? किस चीज़ के लिए? गरीबी को कम करने के लिए। देखो, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करना, बहुत ज़रूरी है। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी देश की जीडीपी, किसी देश की जीडीपी अगर हाई होगी, बढ़ेगी लगातार, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ गरीबी क्या होगी? कम होगी। उतना हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोग खरीदेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। मोर इंडस्ट्रीज, ज़्यादा इंडस्ट्री लगना, बेटर एग्रीकल्चर होना, एंड दी जॉब्स इंक्रीज।
इनकम एंड द रिड्यूस पॉवर्टी, इनकम बढ़ेगी लोगों की और साथ साथ क्या होगी, गरीबी कम होती चली जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। देखो सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, जो मैंने आपको पीछे बताए स्टेट वाइज। अब मैं बताऊंगा नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या, सरकार ने मनरेगा चलाया था भाई। मनरेगा क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लेके आए थे। इसका पर्पस था कि जो पर्सन गांवों में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, काम करना चाहता है, हम उसको 100 डेज साल के 100 दिन डेफिनेटली काम दिलवाएंगे। 100 दिन उसको साल के डेफिनेटली काम उसको हम दिलवाएंगे। वो लेबर का हो, किसी भी तरह का काम हो, हम उसको काम दिलवाएंगे। उसका काम क्या होगा, उसको मनरेगा में अपना नाम रजिस्टर कराना होगा और 15 दिन के अंदर सरकार क्या होगी, गारंटी आपको रोजगार प्रोवाइड कराएगी। अगर 15 दिन में सरकार काम नहीं दिलवा पाती है तो उसके लिए आपके बदले क्या देगी, वो बोलते ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, वो सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। ये मनरेगा में बात करी गई थी। मनरेगा को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2005 में। 100 डेज का टारगेट था, 100 डेज के आपको साल में काम दिलवाया जाएगा। साथ साथ कौन सा इस्तेमाल किया था सर, देखो मैंने मेंशन भी किया है, गारंटी 100 डेज एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है ना, कहाँ पे, रूरल हाउसेज में। पीएमआरवाई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना सेम थी, इसमें भी आपको काम दिलाया जाएगा। एक था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका पर्पस था कि लोगों को काम मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा काम तक पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, सरकार लोन प्रोवाइड करती थी ताकि लोग अपना काम ओपन कर सके, काम खोल सके और सेल्फ, बोलते ना सेल्फ बिजनेस करना, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने लिए उसके लिए काम करने के लिए काम करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे वो चीजें सरकार ने करी, क्या, गरीबी को खत्म करने के लिए। अब आपको एक प्रेजेंट का एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं मैं, हाल फिलहाल की बात है। सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है। सरकार ने मनरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया है, उसने कर दिया है VBG रामजी। बताओ नाम चेंज करने से क्या होता है, उसी के अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट कर दो। 100 डेज है, थोड़े डेज को बढ़ा दो, लेकिन नहीं, नाम बदल के पैसा खर्च करना है। अब इसकी फुल फॉर्म याद रखो भाई, विकसित भारत। VB से क्या है, विकसित भारत, G से गारंटी फॉर रोजगार, R से रोजगार, A से आजीविका, M से मिशन और फिर G से ग्रामीण। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, समझ नहीं आ रहा क्या ही करा इन्होंने। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका नाम बदल दिया गया है किसका, जी राम जी का। 100 दिन काम मिलता था, बस इन्होंने क्या कर दिया कि अब हम आपको 125 दिन काम देंगे। क्या करेंगे, 125 दिन काम देंगे साल के गारंटी। ये था हमारा क्या, मनरेगा का नाम बदल के VBG राम जी कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप अपने एग्जाम में मेंशन करके आते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सके, जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर भी ध्यान दे सके। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पक्का ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत अच्छा और ईजी चैप्टर था, मैंने इसको ईजी तरीके से आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, ईजी तरीके से आपको पढ़ाया है और जैसा मैंने आपको बताया, वीडियो देखते देखते आप इसको नोट डाउन भी कीजिए। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं और पहले जो 2 चैप्टर पढ़ाए थे मैंने, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप इस वीडियो को देखना और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एग्जाम में गारंटी देता हूँ ये ज़रूर काम आएंगी। छोटी छोटी वीडियोस बहुत ज़्यादा क्या होती है, काम आती है, बट अगर इसको तरीके से देखा जाए और समझा जाए तो। एक चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का बचा है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, छोटा है चैप्टर है, एक आध दिन में उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी पूरी इकोनॉमिक्स की बुक हमारी खत्म। और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब क्या होता है ना, मिक्स क्वेश्चन नहीं आते, इकोनॉमिक्स अलग आती है, जियोग्राफी अलग आती है, हिस्ट्री अलग आती है और पॉलिटी अलग आती है। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उन वीडियोस के जो मैंने इस चैनल पे आपको 9th क्लास की पढ़ा रखी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फूड सिक्योरिटी के साथ। थैंक यू।